जैसे हम लोग कोई चीज़ याद करते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सर मत संबोधित करो, महाराज घर में नहीं होना तुम्हारा। महाराज जी इसको संबोधित कर किया जाता है। हाँ, गुरु जी, जैसे हम लोग कुछ भी याद करते हैं तो मिनिमम 10 दिन 5 दिन या एक हफ्ते 1 महीने बाद फिर भूल जाते हैं, तो उसको कैसे सुधार करें? उसमें कुछ ऐसा है कि जो स्मृति है वह तभी ज़्यादा कारगर होती है जब उस बहुत लगन के साथ, यानी उस चीज़ से हमें बहुत प्यार हो, उसको हम बहुत चाहते हो। यदि ऐसी कोई वस्तु होती है तो हम उसे याद रखते हैं, या वो हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की हो, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो उसको मस्तिष्क याद रखता है। या वह स्मृति ऐसी हो जिसमें हमारी सारी इंद्रियां शामिल हो, उसकी अनुभूति, यानी जिस चीज़ को हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघ भी रहे हैं, चख भी रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं, वह चीज़ हमें ज़्यादा याद रहेगी। या जिस चीज़ का हमें दर्द हो तो वो याद आता। बात समझ गए? तो इतनी चीज़ें हैं, इनमें से जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम उसके साथ जोड़ लोगे तो उतना याद रहेगी। मतलब ये है कि जिस चीज़ को जितना आप महत्व देते हो वही चीज़ आपको याद रहती है, और जिस वस्तु को आप महत्व नहीं देते हो भूल जाती है ना। जैसे आपका भोजन करना महत्वपूर्ण है ना, भोजन नहीं भूलता है। टाइम आएगा तो आपको भोजन चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और साइकिल भी चाहिए ना। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज करते हैं, नहीं करते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं, उसका फिर दोबारा हम यूज नहीं करते हैं, तो उसको हम याद नहीं कर पाते। उसी तरह से अपने जीवन का मूल्यवान वस्तु समझेंगे तो वो चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी और जल्दी वो भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको मूल्यवान समझिए, चाहे जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे आप मूल्यवान समझेंगे तो आपको याद रहेगा। मूल्यवान नहीं समझेंगे तो भूल जाएगा ना। हाँ, और कोई प्रश्न पूछिए। हाँ साहब। गुरु जी, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद लगने लगती है। अच्छा, जमा करेंगे ना। नींद लगने के पीछे कारण यही है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट कम है, रुचि हमारी कम है। दूसरी बात है कि हमारी नींद पहले से पूरी नहीं हुई है, हमारे लिए वो उबाऊ चीज़ है जिसको हम पढ़ जा रहे हैं, और हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है, तो हमें नींद लगने लगती है। यानी अगर तुम चाहते हो नींद नहीं लगे तो पहले से अच्छा से सोए हुए रहो, नींद पूरी किए हुए रहो, और जो विषय तुम्हारा है उसको अच्छे से समझ करके उसको याद करने की कोशिश करो। यानी समझो और याद करो, रटो नहीं सिर्फ। और खुले में रहो, ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा बढ़ा रहे, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना जरूरी है, अन्यथा नींद आती है। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो जो है हमारे में उबाऊपन लगती है, तो हमें नींद आती है। जो हमारी रुचि की नहीं हो, हमारी पसंद की नहीं हो, वैसी चीज़ अगर सुननी पड़े तो भी नींद आती है। ठीक है, तो जो सिनेमा देखते हो तो नींद नहीं आती है। जब सिनेमा देखते हो तुम लोग मोबाइल पर तो नींद नहीं आती है, क्योंकि पसंद की चीज़ होती है, रुचि होती है। फिर तुमको इसका डर भी नहीं है कि मुझसे ये पूछा जाएगा। अगर डर होता ना कि सिनेमा देख लो इसके बाद इस पर क्वेश्चन होंगे तो नींद आ सकती थी। तो सिनेमा देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि दबाव रहता दिमाग के ऊपर। तो अगर तुम मुझसे पढ़ते हो, अगर कहा जाएगा कि नहीं पढ़ लो, जितना पढ़ लिए पूछा नहीं जाएगा, तो हो सकता है नींद नहीं आए उतनी। लेकिन डर है कि पूछा जाएगा तो दिमाग पर प्रेशर होता है, प्रेशर पड़ने से
दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाता है, मंद हो जाता है। उनका जो कंपटीशन से भागते हैं, लेकिन उनका उत्तेजित हो जाता है जो कंपटीशन अच्छा चाहते हैं, मुकाबला चाहते हैं, जिनको लगता है मैं जीत जाऊंगा, जीत के दिखाऊंगा, तो वे उनका दिमाग और स्पार्क हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं, उनका दिमाग सुस्त हो जाता है, मंद हो जाता है, उनको नींद आने लगती है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। हम फेस करेंगे, समस्या नॉर्मल हो जाएगी, आप जो है तगड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट और कोई समझ पूछना चाहते हैं? पूछो। बैठे बैठे पूछो, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे पूछो। पढ़ते हैं ना तो मेरा मन पढ़ने में लगता है, और जो बाकी सब इधर उधर काम करते हैं ना, मेरा मन विचलित हो जाता है, उधर भी चला जाता है। ऐसा क्यों? अमूमन हम लोग एक काम को अच्छा से कर सकते हैं फोकस होकर के, लेकिन एक काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एकाग्रता के कारण बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी लगती है। इसीलिए दिमाग थोड़ा सा साइड में भाग जाता है, ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए माइंड को, और जो ऊर्जा एक जगह लग रही है, फोकस हो रही है, वो थोड़ा सा डिसिपेट हो जाए, छितर बितर थोड़ा सा हो जाए, जिसके कारण कि थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है। एकाग्रता जो होती है ना, उसमें वो तनाव भी लाती है। जितना ज़्यादा व्यक्ति एकाग्रचित होता है, उतना ज़्यादा तनावग्रस्त भी होता है। तो तनाव से बचने के लिए यह मस्तिष्क का खेल है कि अपने को थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं कर लो, जिससे कि तनाव घट जाए। तो जो तुम इधर उधर देखते हो, उसके इसका कारण यही है कि तुम्हारा दिमाग उतना तनाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो जितना हार्ड ट्रेनिंग होता है, अभ्यास जितना होता है, वो उतना ज़्यादा तनाव बर्दाश्त करने की ताकत रखता है दिमाग। इसकी ट्रेनिंग कम होती है, वह उतना नहीं बर्दाश्त कर पाता, थोड़े से में विचलित हो जाता है। तो अगर मस्तिष्क तुम्हारा मजबूत होगा, ज़्यादा फोकस्ड होने का अभ्यास करोगे, तो ज़्यादा लंबे समय तक तनाव झेलने की ताकत रहेगी, ज़्यादा एकाग्रचित हो सकते हो। और नहीं तो बस थोड़ी देर में ही तुम्हारा दिमाग डिस्चार्ज होने लगेगा, थकने लगेगा बहुत जल्दी। तो जितना अभ्यास तुम करोगे, अपने माइंड को जितना ट्रेंड करते हो किसी चीज़ में, तो मस्तिष्क उतना अच्छा रहेगा। ट्रेंड करना है और उसको प्रेम से करना है, लगाव से करना है, उसको बोझ के रूप में नहीं करना है। मतलब ये है, महाराज जी का कहना ये है कि एक तरह से एक तपस्या है, अपने ध्यान को एक जगह करना। उधर बाजा बज रहा है, फिर भी हमारा ध्यान इस पर बना रहना चाहिए। अभ्यास करेंगे, धीरे 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 आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा, मन उधर नहीं जाएगा। और ये बात और है कि बहुत ज़्यादा माइंड पर प्रेशर करने से हम टेंशन में हो जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत माइंड को प्रेशर दे के भी नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे देखो, बहुत ओवर ब्रिलियंट जो लड़के होते हैं, अंत में पागल हो जाते हैं, है ना। वो इतना एकाग्र हो जाते हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं, बस उनका विषय ही दिखाई देता है, और अंत में वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है राघव। हाँ, जो व्यक्ति ब्रिलियंट होता है वो पागल कभी नहीं होता। जैसे बहुत ज़्यादा रट के पढ़ने वाले जो होते हैं, कितना भी ब्रिलियंट होगा वो पागल नहीं होगा। पागल सिर्फ वही होता है जिसको कि उसकी अपेक्षाओं के मुताबिक परिणाम न मिले। हाँ, वो तो है। जो इतनी उम्मीद पाल लेता है कि मुझे ये हो जाना है, जैसे कोई खूब पढ़ा और ये उम्मीद पाल लिया कि मुझे जो इंजीनियरिंग में चले जाना है, और खूब मेहनत किया और उसके बाद नहीं जाए, तो वो पागल हो सकता है। समझ रहे हो? यानी फल की जो कामना है, जब बहुत हावी हो जाती है, उसके मुताबिक नहीं आ पाता है। भले उसने पूरा 100% अपने तरफ से दिया, लेकिन उसका परिणाम उसके हिसाब से नहीं आया उसके मुताबिक, तो वह व्यक्ति पागल हो सकता है। हाँ। अन्यथा बुद्धिमत्ता की वजह से पागल नहीं होगा कभी भी। फल के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, तब व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो वैसी स्थिति में ऐसी स्थिति आ जाती है, पागलपन वाली, विक्षिप्त वाली। मैंने बहुत काम किया यानी वो उसने वह ट्रेनिंग तो ली, पढ़ाई की, लेकिन मस्तिष्क को कैसे संभालना इसकी ट्रेनिंग नहीं ली। यह अभी बहुत जरूरी है। दिमाग को, अपने दिमाग को कैसे संभालें, अपने दिल को कैसे संभालें, इसको ही बहुत जरूरी। बहुत लड़के हैं किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, अब लड़की धोखा दे दिया, पागल हो गए, घूम रहे हैं। बहुत ऐसे कहानी आती है। कैसे? स्वयं को संभालना नहीं सीख पाए, अपने दिमाग को ट्रेनिंग नहीं दे पाए कि
जब परिस्थितियाँ विपरीत हों तो हम अपने को कैसे संभालें, समझे। इसकी ट्रेनिंग देना सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, अगर सफल होना है तो आगे। क्योंकि हर समय जो है अनुकूल परिस्थिति रहे कोई ज़रूरी नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं। और आपका सफ़र जितना लंबा होगा, जितना आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी होगी, प्रतिकूल परिस्थिति उतनी ज़्यादा आएगी और उतनी बड़ी आएगी। और वैसी स्थिति में आपको अपने को ट्रेनिंग देना है कि इतनी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा, मैं इस चीज़ के बगैर रह सकता हूँ, मैं इस चीज़ के बगैर खुश रह सकता हूँ, इस चीज़ के बगैर संतुष्ट रह सकता हूँ। ऐसे ट्रेनिंग अगर आप दें तो आप ज़िंदगी की नैया पार लगा लेंगे सही से। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग के बगैर संतुष्ट रह सकता हूँ, मैं सरकारी नौकरी के बगैर संतुष्ट रह सकता हूँ, जी सकता हूँ, मैं खरबपति बने बिना भी संतुष्ट रह सकता हूँ, मैं इस मोबाइल के बगैर भी संतुष्ट रह सकता हूँ, मैं इस लड़की के बगैर भी संतुष्ट रह सकता हूँ। यानी मैं हर चीज़ के बगैर संतुष्ट रह सकता हूँ, मैं स्वयं संतुष्ट हूँ। इस तरह से अगर अपने को ट्रेनिंग देते हो तो जो व्यक्ति जितना किसी के बगैर रह सकता है, माने माता पिता के बगैर रह सकता है, घर के बगैर रह सकता है, जो जितने चीज़ के बगैर रह सकता है, इसका मतलब उसका माइंड जो है उतना ट्रेंड है, उसका माइंड उतना टफ है, और वैसे व्यक्ति ही सफल होते हैं। वास्तविक सफलता उनके ही हाथ आती है। बहुत ज़्यादा धन कमाने से कुछ नहीं होगा, धन कमाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि सट्टा में हार जाते हैं, शेयर बाजार में लगा दिए, पैसा डूब गया, उसके बाद पता चला कि आत्महत्या कर दिए परिवार सहित, क्योंकि अपने को ट्रेंड नहीं कर पाए कि पैसा नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँगा, तो मैं यहाँ से कैसे उभरूँगा। बात समझ रहे हो। तो परिस्थितियाँ तुम्हारे खिलाफ बहुत जा सकती हैं कभी जीवन में। तो अपने मस्तिष्क को सबसे पहला काम ये करो कि पहले ट्रेनिंग ये दो कि मैं कैसे इन सब के बगैर रह सकता हूँ और आराम से रह सकता हूँ। ठीक है, यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जो पागल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो अपने को ट्रेंड नहीं किए होते हैं कि मैं कैसे इसके बगैर जी सकता हूँ। तुम बगैर जी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है जीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बगैर कैसे जिए। अभी कैसे जी रहे हो, मान लो अभी तो तुम्हारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, कैसे जी रहे हो, सोचो, जी रहे हो ना, इसका मतलब जिया जा सकता है। तुमने बस एक अतिरिक्त महत्वाकांक्षा लाद ली अपने ऊपर और एक अपने को सम्मोहित कर लिया कि नहीं मैं इसके बगैर नहीं रहूँगा, मैं कार के बगैर नहीं जीऊँगा, मैं घर बंगला के बगैर नहीं जीऊँगा। हाँ, तो इस तरह से जब आदमी अपने के ऊपर लाद लेता है इन सब चीज़ों को, तब वो परेशान होकर के आत्महत्या करता है या पागल होकर के घूमता है, अपने परिवार को भी मार देता है। ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं। तो वह दम खम रखो अपने में, अपने दिमाग को वैसे ट्रेनिंग दो। और पूछो। गुरु जी, जैसे हम लोग ये करते हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा सट जाता है, जैसे ये सट गया है, इसका कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। उसके लिए सुबह तुमको आना पड़ेगा, इस समय नहीं हो। महाराज जी करते हैं डेली योगा, उसको आके देखना। डेली सुबह में महाराज जी करते हैं। महाराज जी, भगवान होते हैं या नहीं? होते हैं तो कहाँ, और नहीं होते तो लोग क्यों मानते हैं? लोग क्यों मानते हैं भगवान को? हाँ, जो भी उत्तर दूंगा यह मेरी तरफ से आया हुआ उत्तर होगा। वास्तव में यह इस उत्तर के लिए हर एक आदमी को खोजना पड़ता खुद। शास्त्र में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को यह स्वयं ही खोजना है। यह दूसरे से सीखना नहीं है या दूसरे से जानना नहीं है। दूसरे से इसको जाना नहीं जा सकता है। सारे चीज़ सब जाने जाएंगे। ठीक है, इस विषय में सबको अपना हल खुद निकालना है। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। दुनिया में क्या है कि बाकी हर चीज़ का प्रमाण होता है, क्योंकि दुनिया में क्या है, सापेक्षिक चीज़ें हैं, यानी उसके अलावा अन्य भी चीज़ें हैं। प्रमाण का मतलब होता है किसी एक के जरिए किसी एक को सिद्ध करना। ठीक है, इसके जरिए मैं इसको सिद्ध करूँ, इसके जरिए इसको सिद्ध करूँ, कुछ है जो तुम समझ रहे हो। लेकिन वह एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या है? एक अनुमान प्रमाण है।
अनुमान प्रमाण है, जिसको कि तर्क के द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन वह सदैव एक अनुमान प्रमाण होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। और प्रत्यक्ष नहीं होगा तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं प्रत्यक्ष होगा? तो उसके पीछे कारण यह है कि जिस ईश्वर तत्व की बात की गई है, वह ईश्वर तत्व वो अनंत उसको कहा गया है, जिसका अंत नहीं है। ठीक है, तो अनंत को कभी भी जो अंत वाला है वह नहीं जान सकता। अंत वाला कभी भी अनंत को नहीं जान सकता। और बुद्धि जो है वो अंत वाली होती है। बुद्धि की एक सीमा होती है। अंत वाली मतलब जिसकी सीमा हो। तो बुद्धि की एक सीमा होती है, मन की सीमा होती है। वो अपनी सीमा तक जाएगा, उसके तो वो एक सीमा तक ही जाएगा। तो जो उससे बड़ा हो उसको वो नाप नहीं सकता, उसका वह विषय नहीं है ग्रहण करने का। जैसे आँख का विषय है, रूप है, रूप ग्रहण कर सकते, आँख ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आँख से हम ध्वनि नहीं सुन सकते, है ना। कान से हम देख नहीं सकते, कान से हम ध्वनि सुनते हैं, ये कान का विषय है। तो वह जो अनंत है वह हम लोग की जितनी इंद्रियां दी गई हैं, जैसे कि मन, जैसे कि बुद्धि, जैसे कि हमारी आँखें या ध्वनि या गंध या स्वाद या स्पर्श जो हम छू करके ग्रहण करते, इनमें से वह किसी का भी विषय नहीं है। इसलिए हम अनंत को महसूस नहीं कर सकते। हाँ, अनंत के हम कुछ हिस्से को महसूस कर सकते हैं। तो वह जो कुछ हिस्सा है जिसको हम महसूस करते हैं उसको हम प्रकृति कहते हैं, उसी को हम प्रकृति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब यह जो प्रकृति है तो यह कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है? इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से एक सूक्ष्म से सूक्ष्म एक कल्पना के बिंदु हम सोच सकते हैं, और ख़त्म वहाँ होती है जहाँ हम बड़े से बड़े रेखा की बात सोच सकते हैं। तुम लोग तो गणित पढ़े हो, जानते होगे ना कि किसी भी चीज़ के जुड़ने के लिए तो एक कम से कम एक कोई रेखा चाहिए ना जहाँ से वो जुड़े, और किसी भी चीज़ को टूटने के लिए तो एक बिंदु चाहिए ना जहाँ से वो टूटे, अन्यथा कोई चीज़ टूट नहीं सकती। यानी अगर बिंदु से कोई चीज़ सूक्ष्म हो और उस काल्पनिक जो सबसे बड़ी रेखा है उससे कोई चीज़ बड़ी हो तो वह हमारे इंद्रियों के दायरे के बाहर की चीज़ हो जाती है, इस प्रकृति के दायरे के बाहर की चीज़ हो जाती है। तो उसको हम अनुभूत नहीं कर सकते इन इंद्रियों के जरिए। बात समझ में आ रही है? इसको प्रकृति जगत कहते हैं। तो अब उससे जो विराट अस्तित्व है, यानी उस बड़े से बड़ी जो रेखा जो हम लोगों ने सोचा उससे भी बड़ा जो अस्तित्व बच जाता है, और उस सोचने से छोटी जो बिंदु जो हम लोगों ने सोचा उससे भी जो छोटा अस्तित्व बच जाता है। ये जो दो छोर हो गए जो बाहर निकल गए हम लोग के दायरे के, ये दो जो छोर है ना, यहीं से ईश्वर तत्व की और आत्म तत्व की बात होती है। और वे जो हैं वे हमारे इंद्रियों के जरिए, यानी जिससे हम इसे देखते हैं, सुनते हैं, इनसे वो महसूस नहीं हो सकते। हम किससे महसूस कर सकते हैं उसको? हम अपने ही में ही, हमारे में भी जो सब सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वह, अगर वह जो सूक्ष्म तत्व की बात की गई थी बिंदु से छोटी, अगर वह उसके बराबर हो जाए, वहाँ तक अगर हमारी चेतना चली जाए तो हम महसूस कर सकते हैं। तो यह व्यक्तिगत महसूस की बात है, उसको हम मशीन से भी जांच नहीं सकते, क्योंकि मशीन भी पदार्थ है और मशीन भी वहीं तक कोई चीज़ जांचती है जो कल्पना, जो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु की बात किए हैं उतने तक में है। तो या बड़े से बड़े रेखा के बारे में जो हम सोचें, बड़ी से बड़ी रेखा, वहाँ तक। तो इसलिए मशीन के भी दायरे के बाहर है और जांच के दायरे के बाहर है और किसी को प्रमाणित करने के भी दायरे के बाहर है। तो यह हर एक व्यक्ति के लिए एक निजी अनुभव होता है। वह उसके लिए ध्यान की विधि बताई गई है, जिसमें कि तुम स्वयं अपने अस्तित्व को, तुम्हारा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अस्तित्व है, यानी छोटा से छोटा अस्तित्व है, वहाँ तक तुम कैसे जा सकते हो। छोटे से छोटे अणु परमाणु करते करते विभाजित करते चले जाओगे तो सबसे जो सूक्ष्म रह जाएगा, जिसको कि तुम बिंदु भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म हो गया है, तो वो तुमको महसूस हो जाएगा। फिर तुमको इसका उत्तर
कह करके शब्दों में नहीं आएगा, बल्कि उसका उत्तर अस्तित्वगत आएगा। शब्द में जो उत्तर आएगा वो तो प्रकृति जगत का होगा ना, क्योंकि प्रकृति में शब्द है।